गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा परमेबिलिटी का लेक्चर है। परमेबिलिटी में हमारे पास क्विक रिवीजन वाला चैप्टर है। ये हमारा डे 14 चल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास डे 14 में हम परमेबिलिटी का रिवीजन कर लेते हैं एक बार, फिर इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, देखिए परमेबिलिटी ऑफ सॉइल का मतलब होता है बेसिकली कि जो मिट्टी होती है उसमें रिक्तियां तो होती हैं, तो कोई मिट्टी में से कोई पानी कितनी दर से या पानी कितना बहेगा कितना नहीं बहेगा, उस चीज का अपन को अंदाजा जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है। तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पोरस मीडिया। पोरस मीडिया मतलब हमारी सॉइल, टू अलाउ द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू इट्स वॉइड। ठीक है, यहाँ पर वॉइड्स और लिख देगा। ठीक है, वॉइड्स में से जो पानी निकलेगा उसकी हम बात करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज आप बिल्कुल कंठस्थ याद करेंगे, जो मुद्दे की चीज है वो यहाँ पर है। परमेबिलिटी कुल मिला के एक इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है। सबसे पहले तो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है। दूसरा, ये मिट्टी में से जो पानी बहता है उसको कंट्रोल करती है। किस मिट्टी में से पानी कम बहेगा, कम दर से बहेगा, नहीं बहेगा, कितना बहेगा, ये सब परमेबिलिटी की है। परमेबिलिटी जो होती है उसकी इकाई आप याद रखना, ये सेंटीमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड में नापी जाती है, जो कि वेलोसिटी की जो इकाई होती है फिजिक्स में वो वाली इकाई होती है। तो इसकी जो इकाई होती है वो वेलोसिटी के सिमिलर होती है, पहली बात तो। दूसरी एक टेबल है जो आपको याद रखनी, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। 4 प्रकार की मिट्टी हम पढ़ते हैं, कौन कौन सी। एक तो हमारे पास ग्रेवल होती है, एक हमारे पास सैंड होती है, एक हमारे पास सिल्ट होती है और एक हमारे पास क्ले होती है। तो यदि परमेबिलिटी को, मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ वो याद रखना, यदि परमेबिलिटी को किस में नापा जाए, सेंटीमीटर पर सेकेंड में नापा जाए, तो सेंटीमीटर पर सेकंड में अगर एक से ज्यादा अगर परमेबिलिटी आती है तो ग्रेवल होगी, पक्का है। 1 से लेके 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड तक परमेबिलिटी अगर किसी मिट्टी की निकल के आती है तो पक्का है वो सैंड होगी। अगर 10⁻⁻6 से लेके 10⁻³ की रेंज में अगर सेंटीमीटर पर सेकंड की रेंज में परमेबिलिटी के का मान आता है परमेबिलिटी का, तो वो सिल्ट होगी। और अगर 10⁻⁷ से भी कम है तो भैया वो हमारे पास क्ले होगी। इसके अलावा जो ये सैंड और ये ग्रेवल होती हैं, इनमें अच्छी परमेबल होती है, तो इनको हमारे पास परमेबल सॉइल बोलते हैं, परमेबल सॉइल बोलते हैं। जबकि जो सिल्ट होती है ये हमारे पास सेमी परमेबल सॉइल होती है, बहुत कम होता है इसमें परमेबिलिटी, पर सेमी परमेबल बोला जाता है। और हमारे पास क्ले जो होती है उसको इम्परमेबल सॉइल बोला जाता है, इम्परमेबल सॉइल बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। जो हमारा पास एक और जो टेक्निकल हाइड्रोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, वो और है यहाँ पर जो आपको आना चाहिए। वो क्या होता है, यदि हमारे पास ग्रेवल होती है तो इनको हमारे पास एक्वीफर बोला जाता है। सिल्ट जो होती है उसको एक्विटार्ड बोला जाता है, एक्विटार्ड। देखिए सिल्ट में टी आता है, यहाँ पर भी ये टी आता है टार्ड से, और जो क्ले है उसको एक्विक्ल्यूड बोला जाता है। तो हाइड्रोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन पे आधार पर क्लेई जो सॉइल स्ट्रेटा होता है वो एक्विक्ल्यूड होता है, सिल्टी जो होता है वो एक्विटार्ड होता है, और ग्रेवल और सैंड जो होती है वो एक्विफर होता है। ठीक है, एक्विफर का मतलब मोटा मोटा आप याद रख सकते हो अभी कि एक्विफर वे होती हैं जिनमें प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है, पानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और खींचा भी जा सकता है। एक्विटार्ड में पानी तो होता है, कम होता है, पर इसको खींचना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत कम अमाउंट में खींचा जाता है। और एक्विटार्ड में पानी तो होता है पर उसको खींचा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये मोटा मोटा हमारे पास क्लासिफिकेशन है जो आपको आना चाहिए। क्विक रिवीजन में हमने परमेबिलिटी देख लिया, आपको आता है, क्वेश्चन बैच में आप बैठे हैं तो। चलिए आगे चलते हैं। परमेबिलिटी को जो सबसे पहले जो लॉ के अनुसार समझाया जा सकता है वो हमारे पास है डार्सीज लॉ। सबसे पहले डार्सी भाई साहब जो थे उन्होंने ही इनको समझाया था परमेबिलिटी को। देखिए परमेबिलिटी के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जैसे आपके सामने नोट्सों में तो डायग्राम बन हुआ है, मैं हल्का सा बना देता हूँ। एक इन्होंने हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर परमेबिलिटी सेल ली और इसमें मिट्टी भर दी, और मिट्टी भी कैसी थी, फुल्ली सैचुरेटेड। ये बिल्कुल याद रखोगे आप, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल का मतलब पूर्ण रूप से गीली मिट्टी पर इन्होंने टेस्ट किया। इन्होंने हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी सेल का यूज किया, इन्होंने पानी एक तरफ से बहाया और दूसरी तरफ उसको कलेक्ट किया। ठीक है, पानी एक तरफ से बहाया और दूसरी तरफ इसको कलेक्ट किया कि भैया कितना पानी हमारे पास इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो जो पानी इकट्ठा हुआ वो डिस्चार्ज नापने काम आया, और जो पानी यहां से आया और पानी यहां पर उसका जो भी लेवल था ये था। तो इन्होंने क्या देखा, जो मिट्टी है उसमें यदि L लंबाई की पूर्ण रूप से गीली मिट्टी अगर होगी, पूर्ण रूप से गीली मिट्टी होगी, तो पहले जो H1 हेड था यहाँ पर
बाद में मिट्टी के पास कितना रह गया H2, यानी अगर मैं सेंटर ऑफ यहाँ से मैं नापूँ तो ये H1 हेड है और ये हमारे पास H2 हेड है। तो जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड को मिला रही है, ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है, ये इसका जो ढाल होता है उसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है वो क्या होता है, हेड लॉस बटे में लेंथ। किसकी लेंथ, जिसमें से पानी बहा, किस में से बहा है, सॉइल में से बहा है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लेंथ ऑफ सॉइल हो गई, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा, मिट्टी में जो पानी का वेग होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो होती है, यहाँ वेलोसिटी को भी एक नाम दिया इन्होंने जिसको बोला जाता है डिस्चार्ज वेलोसिटी। अभी बता रहा हूँ क्या है ये बीमारी, परंतु आपको हल्का सा याद होना चाहिए। इसको बोला इन्होंने डिस्चार्ज वेलोसिटी जो है वो इसके हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ऐसा कौन कह के मरे, ऐसा डार्सी भाई कह के मरे। डार्सी जो लॉ है उसमें डार्सी ने यही कहा कि मिट्टी में से, पूर्ण रूप से गीली मिट्टी में से यदि पानी का डिस्चार्ज वेलोसिटी जो होती है उसके हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के समानुपाती होती है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का मतलब होता है हेड लॉस बटे में लेंथ। तो हेड लॉस कितना है, हेड लॉस कितना है, पहले हेड H1 है, बाद में हेड H2 ही रह गया, यानी कि H1 माइनस में H2 बटे में लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल जो भी होगा हमारे पास, ये L होगी। इसमें एक चीज और है, आगे पीछे इन्होंने यहाँ पर फिल्टर और लगाए थे जिससे मिट्टी में से पानी बहे, मिट्टी पानी के साथ ना बह के चली जाए। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के साथ इन्होंने ये बताया था, ठीक है। आगे बता रहा हूं मैं, रफ कर रहा हूं बोर्ड को। ठीक है, तो ये हमारे पास है डार्सीज लॉ। डार्सी ने क्या बताया था, अब यहाँ पर वापस लिख रहा हूँ, वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के, और जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक क्वेश्चन आता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो के आता है, ठीक है। तो ये जो के था, इस कोफिशिएंट को ही इन्होंने क्या बोला, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बोला के, ठीक है। यहाँ पर देखिए वेलोसिटी की जो इकाई होती है वो तो हमारे पास क्या होती है, मीटर पर सेकंड में होती है, ठीक है। और के की कोई, आई की कोई इकाई होती नहीं है, क्योंकि हेड लॉस का मतलब मीटर में जो हेड है वो बटे में लेंथ ऑफ सॉइल में भी मीटर में है, तो आई की कोई इकाई होगी नहीं। जब आई की कोई इकाई होगी नहीं तो के की इकाई किसके बराबर ही होगी, वेलोसिटी के बराबर। सीजीएस में इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड बोल सकते हैं। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। परंतु डार्सी ने ये कहा था कि हमारे पास जो ये नियम है जो ये दे रहे हैं वो कब वैलिड होगा, 3-4 कंडीशन होनी चाहिए। एक, मिट्टी में से जो पानी है वो लेमिनार फ्लो होना चाहिए, लेमिनार फ्लो होना चाहिए। और लेमिनार फ्लो के लिए जैसे पाइप में आप पढ़ते हो ना, रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो 2000 से कम होता है तो लेमिनार होता है, और 4000 से ज्यादा होता है तो टर्बुलेंट होता है, और 2000 से 4000 के बीच में होता है तो ट्रांजिशन। ऐसे ही सॉइल में अगर लेमिनार फ्लो है तो रेनॉल्ड्स नंबर का मान 1 या 1 से कम होना चाहिए, और अगर आरई का मान 2 से ज्यादा हो जाता है तो वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है, ठीक है। तो फ्लो कैसा होना चाहिए, लेमिनार होना चाहिए, ठीक है। पहली बात जो आपको याद होनी चाहिए। रेनॉल्ड्स नंबर की एक खास बात और बता देता हूं जो कहीं क्वेश्चन में भी काम आएगी। रो वी डी डायमीटर ऑफ पाइप होता है, यहाँ पर डी 10 होगा, इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल होगा, बटे में म्यू जो भी पानी बह रहा है उसकी विस्कोसिटी, रो उसकी डेंसिटी, वी वेलोसिटी, ठीक है। तो एक तो फ्लो कैसा होना चाहिए, पहला अजम्पशन लेमिनार होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, मिट्टी हमेशा और हमेशा कैसी होनी चाहिए, फुल्ली सैचुरेटेड होनी चाहिए, तभी ये लागू होगा। फुल्ली सैचुरेटेड होनी चाहिए जब भी ये नियम लागू होगा, अन्यथा नियम लागू नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके अजम्पशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। और पार्टिकल का जो डायामीटर है, एक चीज और है, जो पार्टिकल का डायामीटर है वो 0.50 mm से छोटा होना चाहिए। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पार्टिकल का डायामीटर अगर 0.50 mm से बड़ा है तो पक्के से उसमें फ्लो टर्बुलेंट हो रहा होगा। इस वजह से पार्टिकल का जो साइज है वो ये होना चाहिए। तो डार्सी लॉ कब कब लगता है, लेमिनार फ्लो होना चाहिए, रेनॉल्ड्स नंबर 1 से कम होना चाहिए, साइज 0.50 mm से कम होना चाहिए, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी इन्होंने सेल कंसीडर की थी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इसके रिलेटेड, हमारे पास डार्सी लॉ से रिलेटेड रिवीजन था। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, और क्या पढ़ना है आपको। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और है जो मैंने अभी आपको नहीं बताई। मैंने आपको डिस्कस ये किया था कि डार्सी भाई साहब ने वापस से डार्सी का नियम, अगर परमेबिलिटी की बात करेंगे
तो ये बार बार चलेगा, v इज इक्वल टू में k इंटू में i। तो यहाँ जो v था उसको इन्होंने कौन सी वेलोसिटी बोला था, डिस्चार्ज वेलोसिटी बोला। ये क्यों बोला ये देख लो। जो हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी सेल इन्होंने बनाई थी, हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी सेल बनाई थी, तो वेलोसिटी जो है वो किस तरीके से नापी इन्होंने, जो ये पानी एक्स्ट्रा जो इकट्ठा होके आ रहा था, जो पानी एक्स्ट्रा इकट्ठा होके यहाँ पर कलेक्शन किया इन्होंने कलेक्टिंग टाइम में t समय में, तो Q की मदद से, क्योंकि Q जो होता है उसकी इकाई क्या होती है, मीटर क्यूब पर सेकंड होती है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यदि Q में एरिया का डिवाइड कर दिया जाए, तो मीटर क्यूब पर सेकंड बटे में मीटर स्क्वायर कर दिया जाए, तो ये आती है वेलोसिटी मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाती है। और वैसे आपने एफएम में पढ़ा भी होगा, Q बराबर एरिया इंटू में वेलोसिटी। ये पाइप के लिए होता है, जहाँ एरिया पाइप का फ्लो एरिया यानी कोई का भी एरिया और वेलोसिटी ऑफ फ्लो भी। अब यहाँ पर एरिया किसका आएगा, मिट्टी का एरिया आएगा, जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया है ये वाला, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये। और वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो होगा वो किस तरीके से इन्होंने निकाली है वो देख लो। वेलोसिटी ऑफ फ्लो कैसे निकाली है इन्होंने, Q। अब Q कैसे निकालेंगे, मीटर क्यूब मतलब किसी भी दिए गए समय में कितना पानी इकट्ठा हुआ वो नोट कर लेंगे। जैसे मान लो कि ये जो टब है, इसको हल्का सा मिटा देता हूँ। मान लीजिए ये टब है, इसमें पानी इकट्ठा होना चालू हुआ, जैसे इकट्ठा होना चालू हुआ टाइमर चालू कर दिया, तो पर्टिकुलर t समय में, t टाइम में कितना पानी का वॉल्यूम इकट्ठा हुआ है वो नापा जा सकता है कलेक्टिंग टैंक में आराम से। कलेक्टिंग टैंक का एरिया इंटू में हाइट, तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कलेक्ट हुआ है वो और भैया उसमें t समय में हमारे पास हुआ है, ठीक है। तो इस भरोसे हम आराम से क्या नाप सकते हैं, वॉल्यूम नाप सकते हैं। क्योंकि इस वेलोसिटी को डिस्चार्ज की मदद से निकाला गया है। ये एरिया ऑफ फ्लो का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉइल है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, डिस्चार्ज वेलोसिटी बोला जाता है, ठीक है। और ये डिस्चार्ज वेलोसिटी वास्तव में वेलोसिटी ऑफ फ्लो नहीं होती मिट्टी में से। क्यों नहीं होती, इसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूं। यहाँ पर हल्का सा एक बार ये देखें आप, देखिए भाई, अगर मिट्टी जो होती है, आपको बहुत अच्छे से पता है, जो मिट्टी होती है, मान लीजिए ये हमारे सैंपल है, इसमें रेड कलर की जो है पार्टिकल वो सॉलिड के पार्टिकल हैं, और बाकी जो गैप है ब्लैक दिख रहा है वो आपको रिक्तियां दिख रही हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, पानी पूरी मिट्टी में से तो बहेगा नहीं, जो आप Q बराबर AV वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, तो यहाँ पूरा एरिया ऑफ सॉइल, केवल और केवल जो एरिया ऑफ वॉइड्स जो हैं उनमें से पानी बहेगा, परंतु एरिया ऑफ वॉइड निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एरिया ऑफ वॉइड्स निकालना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो आती है, डिस्चार्ज वेलोसिटी आती है, अगर उसमें पोरोसिटी का भाग दे दिया जाए तो एक और वेलोसिटी आती है जिसको बोला जाता है सीपेज वेलोसिटी। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, और वास्तव में जो वेलोसिटी होती है सीपेज वेलोसिटी, वास्तव में पानी में यही वेलोसिटी चलती है मिट्टी के अंदर। क्यों, क्योंकि मिट्टी के एरिया ऑफ वॉइड में से पानी बहेगा, ना कि पाइप की तरह खोखली मिट्टी थोड़ी होती है कि पूरी मिट्टी के एरिया में से पाइप जाएगा। तो यहाँ एरिया ऑफ वॉइड आना चाहिए, इसलिए डिस्चार्ज वेलोसिटी निकालना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो पहले डिस्चार्ज वेलोसिटी ही निकालेंगे, देन उस वेलोसिटी को पोरोसिटी से भाग दिया जाएगा, क्योंकि पोरोसिटी परसेंटेज वॉइड्स भी कहलाती है, परसेंटेज वॉइड्स का क्राइटेरिया फिल करती है। पोरोसिटी को भाग देंगे तो सीपेज। पोरोसिटी का मान आपको पता है 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। जब ये 1 से छोटी संख्या है, तो जब 1 से छोटी संख्या का भाग आप इसमें दोगे तो ये VS हमेशा ज्यादा ही आएगा। तो आप एक चीज याद रखना, डिस्चार्ज वेलोसिटी से काफी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है कौन सी वेलोसिटी, सीपेज वेलोसिटी। और एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो होती है वो सीपेज वेलोसिटी होती है। तो आपके नोट्सों में जो मैं आपको दिखा रहा था, ये सीपेज वेलोसिटी का कंसेप्ट, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्विक रिवीजन है पर आपका पढ़ा हुआ है ये, ठीक है। तो सीपेज वेलोसिटी होती क्या है ये समझ में आ गया। सीपेज वेलोसिटी डिस्चार्ज वेलोसिटी ज्यादा क्यों होती है ये भी समझ में आ गया। क्या होती है पोरोसिटी आपको पहले से ही पता है। अब देखिए वापस से एक चीज है जो आपको नोट में रखनी है दिमाग में, क्या अभी डार्सी का फॉर्मूला बताया था, V बराबर क्या होता है, K इंटू I, ठीक है। अगर मेरे को सीपेज वेलोसिटी निकालनी है तो V में किसका भाग देना पड़ेगा, N में। तो इधर भी दूसरे पक्ष में भी किसका भाग दे दूं, राइट हैंड साइड N। V बटे में N को, इसको हम क्या कह रहे हैं, सीपेज वेलोसिटी। तो K बटे में
एन को हमारे पास बोला जाता है केपी इंटू में आई। आई आपको पता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, और केपी जो होता है इसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन। ठीक है, इसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है परमेबिलिटी का। अब मेन जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 3 टॉपिक में पढ़ना है इस पूरे चैप्टर को अपन को। एक परमेबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक, एक परमेबिलिटी का मेजरमेंट, ठीक है, और तीसरा हमारे पास परतीय मिट्टियों की परमेबिलिटी निकालना। चलिए एक एक करके टॉपिक ले लेते हैं। ये बना लो, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी समझ में आ गया, सीपेज वेलोसिटी समझ में आ गया, कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास परमेबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक जो होंगे उसमें हमारे पास जो सबसे पहले इक्वेशन दी गई थी वो दी गई थी हमारे कर्मन इक्वेशन, डार्सीज कर्मन इक्वेशंस। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास डार्सी कर्मन इक्वेशन था। ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है जहां के का मान जो होता है सी डी का स्क्वायर बटे में ई क्यूब बटे में 1 प्लस में ई इंटू में गामा डब्ल्यू अपॉन में म्यू। ठीक है, तो ये परमेबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक के लिए डार्सीज कर्मन इक्वेशन दी गई थी। ठीक है, जहां सी जो है वो सॉइल की शेप और स्ट्रक्चर का फैक्टर लेता है, ये डी जो होता है ये पार्टिकल का साइज है, ई तो आपको पता ही है वॉइड्स है, और गामा डब्ल्यू मिट्टी के वो पानी का हमारे पास यूनिट वेट और विस्कोसिटी ऑफ वाटर है। अब यहाँ पर आपको अगर थोड़ा सा आप ध्यान दे रहे हो तो एक चीज आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्या? सी सॉइल का स्ट्रक्चर और शेप, बार बार बोल रहा हूँ, सी एक कांस्टेंट है जो कि सॉइल का स्ट्रक्चर और शेप पर निर्भर करता है, डी पार्टिकल का डायमीटर, ई। तो ये जो शुरू के 3 पैरामीटर हैं ये तो मिट्टी के प्रॉपर्टी हैं, जो सॉइल है ये तो सॉइल की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, परंतु जो गामा डब्ल्यू और म्यू जो है ये बहने वाले लिक्विड की प्रॉपर्टी है, यानी कि वाटर की प्रॉपर्टी है। ज्यादातर हम पानी की बात करेंगे इसलिए वाटर की हो रही है, अगर यहाँ पर ऑयल बहता है तो ऑयल की बात होती है। ठीक है, तो ये परमेबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक में दोनों सॉइल की प्रॉपर्टी भी परमेबिलिटी को प्रभावित करती है और उसमें से बहने वाले पानी की प्रॉपर्टी भी को भी प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये आपको हल्का सा पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले पार्टिकल का साइज, सबसे पहला जो फैक्टर होता है और सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो पार्टिकल साइज ही होता है। ठीक है, पार्टिकल साइज पर आपके पास सामने साफ साफ है, जो बाकी सब चीजों को ध्यान ना दिया जाए या कांस्टेंट मान लिया जाए तो के जो है वो डी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, पार्टिकल के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इससे एक चीज आपको साफ साफ पता लग रही है, क्या? कि जो परमेबिलिटी होती है कोर्स ग्रेन सॉइल की, कोर्स ग्रेन सॉइल की जो परमेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है किससे? फाइन ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन बोले तो ग्रेवल और सैंड, और यहाँ सिल्ट और क्ले। ठीक है, तो पार्टिकल साइज सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, बाकी फैक्टर्स को बाद में देखा जाता है। अगर पार्टिकल साइज ही बड़ा हो देन और फैक्टर्स को हम देखेंगे भी नहीं, क्योंकि पार्टिकल साइज मेन फैक्टर होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अगला जो फैक्टर है वो है सॉइल का स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको सॉइल स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि फ्लोक्यूलेटेड डिस्पर्स स्ट्रक्चर होता है, इसके अलावा सिंगल ग्रेन और हनीकॉम्बिंग भी होता है। ठीक है, तो सॉइल स्ट्रक्चर में परमेबिलिटी की बात करें तो फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर की परमेबिलिटी डिस्पर्स स्ट्रक्चर से ज्यादा होती है। फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर आपको पता ही है, एज टू फेस नॉर्मल ओरिएंटेशन होता है, फिर इनको डिस्टरबेंस हो जाए तो ये पैरेलल डिस्पर्स स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं, फेस टू फेस, रिपल्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आपके पास परमेबिलिटी को प्रभावित करने वाले 2 कारक हो गए। तीसरे पांच पे चलते हैं, फटाफट से हम क्विक रिवीजन खत्म कर रहे हैं जिससे हमारे पास क्वेश्चन कर सकें फिर हम। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक और चीज है, आप तीसरा पॉइंट देखें, अभी ये मैं बता रहा हूं आपको, चलो ये भी देख लो, स्टर्टिफाइड। देखिए स्टर्टिफाइड जो होती है, स्टर्टिफाइड सॉइल डिपॉजिट जो होती हैं वो परतों में पाई जाने वाली मिट्टी होती है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो पर भी निर्भर करती है। यदि आपके पास फ्लो की डायरेक्शन, पानी की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है तो इसको हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी बोलते हैं, और यदि पानी की डायरेक्शन वर्टिकल है तो इसको हमारे पास वर्टिकल परमेबिलिटी बोलते हैं।
हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है वर्टिकल परमेबिलिटी से, लगभग 2 से लेके 20 टाइम तक भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, ये आप हल्का सा याद रखेंगे हमेशा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में परमेबिलिटी, मान लो सॉइल की लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, लेयर 3 है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की परमेबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है वर्टिकल डायरेक्शन से। इसके अलावा शेप की अगर बात करें तो बहुत आसान है, राउंडेड शेप जो होती है उनकी परमेबिलिटी ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, एंगुलर। क्यों? क्योंकि जो गोलाकार पार्टिकल है एक तो, और एक हमारे पास कैसा है, एंगुलर पार्टिकल है। ठीक है, तो एंगुलर पार्टिकल का सरफेस एरिया बड़ा होगा, ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो इंटरफेरेंस ज़्यादा होगा, ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करेगा फ्लो में, जबकि राउंडेड पार्टिकल का सरफेस एरिया कम होगा। अगर सरफेस एरिया कम होगा तो वो पार्टिकल को, पानी को कम इंटरफेयर करेगा, कम अवरोध करेगा। तो आपको याद होना चाहिए एंगुलर पार्टिकल की परमेबिलिटी हमेशा कम होगी किसकी तुलना में, राउंडेड पार्टिकल में। ठीक है, तो हमारे पास एक फैक्टर तो हो गया C और एक हो गया d²। ठीक है, अगला क्या था, EQ बटे में 1 प्लस में E। अब यहाँ पर एक चीज देखिए आप, ये मिटा रहा हूं मैं, है ना, क्विक रिवीजन में इतना काफी है, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, आपने जो भी पढ़ा हुआ है उसका आपका रिवीजन भी हो जाएगा चैप्टर का। चलिए, अगर हमारे पास स्टर्टिफाइड सॉइल की बात की जाए तो शेप स्टर्टिफाइड सॉइल हो गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास वॉइड रेशो, सबसे इंपॉर्टेंट है वॉइड रेशो। अगर मैं वॉइड रेशो की बात करें तो देखिए भैया, वॉइड रेशो में हमारे पास परमेबिलिटी का एक बार मैं फॉर्मूला वापस से लिख देता हूं, डार्सी कर्मन इक्वेशन, CD10 का स्क्वायर EQ बटे में 1 प्लस में E गामा W अपॉन में म्यू। तो अगर परमेबिलिटी की बात करें परमेबिलिटी की बात करें तो परमेबिलिटी डायरेक्ट बाकी सब चीजों को कांस्टेंट मान ले तो परमेबिलिटी वॉइड रेशियो के इस तरीके से समानुपाती होती है। एक और एनालिसिस है, जो ये एनालिसिस है ये टेलर ने दिया था और ये ज्यादातर सैंडी सॉइल के लिए वैलिड होता है। सैंडी सॉइल के लिए एक और है जो E² के भी प्रोपोर्शनल होती है, जबकि सिल्टी सॉइल जो होती है सिल्ट और के लिए, उसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होती है। तो आप एक चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, सैंडी सॉइल के लिए सैंडी सॉइल के लिए हमारे पास ये E² के प्रोपोर्शनल होगी, सिल्ट और किले के लिए E, और ये हमारे पास जनरल है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। ठीक है, तो ये आपको हल्का सा याद रखना पड़ेगा। परमेबिलिटी का वेरिएशन आपको याद हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंफ्यूज करेगी, वो क्या है, देखिए अगर इसकी सुने तो भैया परमेबिलिटी जो है वो E से, यानी E बढ़ने पर K भी बढ़ना चाहिए। परंतु अगर वैसे बात करें तो ग्रेवल, ये चीज आप इंपॉर्टेंट नोट में रख लेंगे याद। ठीक है, एक कीवर्ड है एक तरीके से, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले, ये 4 मिट्टियां हैं। अगर साइज की बात करें तो ये है, ग्रेवल सबसे बड़ा साइज है। वॉइड रेशो की बात करें तो वॉइड रेशो किसमें सबसे ज्यादा होगा, वॉइड रेशो की बात करें, ये तो साइज है। अगर वॉइड रेशो की बात करें E की तो भैया क्ले में सबसे ज्यादा, फिर सिल्ट, फिर सैंड और सबसे कम ग्रेवल में होगा, E तो होगा। इसका मतलब E तो क्ले का ज्यादा है, तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से तो E अगर क्ले का ज्यादा है तो परमेबिलिटी भी ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। बाकी चीजों को बाद में देखेंगे। अगर पार्टिकल का साइज बड़ा है तो K ही ज्यादा होगी, क्योंकि वॉइड्स के साइज बड़े होंगे। वॉइड्स की मात्रा कम हो सकती है, परंतु क्ले का जो वॉइड होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, इंडिविजुअल वॉइड इतने छोटे होते हैं क्ले के वॉइड कि उनमें पानी बहना बड़ा मुश्किल होता है। इसी वजह से, और ना ही वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, तो वॉइड ज्यादा होते हुए भी, वापस से बोल रहा हूँ, रिक्तियां ज्यादा होते हुए भी, परंतु रिक्तियों का साइज ज्यादा नहीं है। इस वजह से K की परमेबिलिटी सबसे कम है, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर पर सेकेंड से भी कम है, बहुत कम है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब वॉइड रेशियो तो सेकेंडरी इफेक्ट है, सबसे पहला साइज ही देखा जाता है। अगर साइज बड़ा है तो परमेबिलिटी डेफिनेटली ज्यादा होगी। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज और समझ में आ रही है, अगर ये चीज आपको हो गई है तो यहाँ पर देखो, ये तीनों फैक्टर मैंने देख दिए, शेप, साइज, स्ट्रक्चर और E वॉइड रेशो। अब ये दूसरा जो है, ये बहने वाले लिक्विड की प्रॉपर्टी, ये तो मिट्टी की प्रॉपर्टी है और ये बहने वाले लिक्विड की प्रॉपर्टी है। तो बहने वाले लिक्विड में म्यू और ये गामा W रिलेटिवली कांस्टेंट पैरामीटर है, इसमें कोई ज्यादा वेरिएशन होता नहीं है। मैं मिटा रहा हूं एक बार बोर्ड को।
गामा डब्ल्यू कांस्टेंट पैरामीटर है और इसमें कोई ज्यादा वेरिएशन होता नहीं है। कहाँ गया? हाँ, परमेबिलिटी के बाकी सब चीजों को कांस्टेंट मान ले तो गामा डब्ल्यू और म्यू, गामा डब्ल्यू तो रिलेटिवली कांस्टेंट है, तो म्यू टेम्परेचर पर निर्भर करता है। अगर तापमान बढ़ाता हूं मैं तो म्यू घटता है, और म्यू घटेगा तो परमेबिलिटी बढ़ेगी। उल्टा, तापमान घटाता हूं तो विस्कोसिटी बढ़ती है, विस्कोसिटी बढ़ेगी तो परमेबिलिटी घटेगी। स्टैंडर्ड जो होती है वो 27 डिग्री पर होती है। अगर आपको किसी और पर चाहिए तो देखिए यहाँ पर बाकी सब, क्योंकि देखो के को अगर मैं म्यू से गुणा करूं तो ये एक तरीके से कांस्टेंट पैरामीटर आ जाता है। तो के 27 इंटू में म्यू 27 बराबर में के किसी भी तापमान पर इंटू में म्यू किसी भी तापमान पर। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो आराम से यूज। तो 27 डिग्री पर अगर आपको परमेबिलिटी पता है, विस्कोसिटी पता है, किसी अन्य डिग्री पर आपको विस्कोसिटी पता है, तो किसी अन्य टी डिग्री टेम्परेचर पर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलता है परमेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये परमेबिलिटी की वाटर की प्रॉपर्टी पर मेनली टेम्परेचर इफेक्ट होता है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, डार्सी भाई साहब ने जो था वो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल पर करा। अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये समझने का है कि मान लीजिए अगर ये कोई मिट्टी है, अगर ये कोई मिट्टी है और इसमें जो व्हाइट कलर के ये है मान लीजिए सॉइल के पार्टिकल, तो अगर ये पूर्ण रूप से गीली मिट्टी होगी, पूर्ण रूप से गीली होगी तो पानी को क्या है कि एयर नहीं मिलेगी और पानी आराम से फ्लो पाथ में निकल जाएगा। परंतु जब पार्शियली सैचुरेटेड मिट्टी होती है, पार्शियली सैचुरेटेड मिट्टी, पहली बात तो पार्शियली सैचुरेटेड मिट्टी पे डार्सी का नियम तो लगेगा नहीं, अलग ही तरीके से होगा। तो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल होती है उसमें वाटर की कंटिन्यूटी बन जाती है, जबकि पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल जो होती है उसमें एयर पॉकेट्स होते हैं। ठीक है, एयर पॉकेट्स होने की वजह से होता क्या है, पॉकेट्स होने की वजह से होता क्या है, वाटर का फ्लो जो होता है वो डिस्टर्ब होता है, अवरोध होता है, प्रिवेंट होता है। ठीक है, इस वजह से हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करते हैं कि पूर्ण रूप से गिल्ली मिट्टी जो होगी उसकी परमेबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी, मोर होगी। किसकी परमेबिलिटी से? पार्शियली सैचुरेटेड से। पार्शियली सैचुरेटेड का नाम एक जगह और आएगा, अभी हम टेस्ट पढ़ेंगे। जब पार्शियली सैचुरेटेड में परमेबिलिटी में एक तो डार्सी का नियम नहीं लगता, डार्सी का नियम नहीं लगता। दूसरा, इसको ज्ञात करने के लिए अलग से टेस्ट होता है जिसका नाम, याद रखना इस चीज को आप, कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट ट्यूब का यूज किया जाता है आंशिक रूप से गीली मिट्टी के लिए। स्पेशल है ये, आप इस चीज को याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये मोटा मोटा अगर बात करें तो ये परमेबिलिटी की बात होती है। अब यहाँ पर एक चीज और है, अगर आपको मैं थोड़ा सा क्विक रिवाइज में एक चीज बताऊं मोटी मोटी, कि हमारे पास हो क्या गया कि परमेबिलिटी जो था वो किस किस पर निर्भर करता था, बार बार एक ही रहना, सी डी 10 का स्क्वायर ई क्यूब बटे में 1 प्लस में ई गामा डब्ल्यू अपॉन में म्यू। तो यहाँ पर दोनों चीजों पर निर्भर कर रहा था परमेबिलिटी, सॉइल की प्रॉपर्टी पर भी निर्भर कर रहा था और दूसरा हमारे पास किसकी प्रॉपर्टी पर भी निर्भर कर रहा था, बहने वाले परमेमेंट या लिक्विड की प्रॉपर्टी पर भी निर्भर करता था। ठीक है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। एक नया कंसेप्ट है जिसको एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी क्या है, ये केवल सॉइल की प्रॉपर्टी है, केवल और केवल सॉइल की प्रॉपर्टी है। के बराबर जो होता है उसमें अगर इन तीनों को 1, 2 और 3 इनको अगर मान लिया जाए तो इसको बोला जाता है के डैश इंटू में गामा डब्ल्यू अपॉन में म्यू। ठीक है, और ये जो गामा डब्ल्यू अपॉन में म्यू है, तो ये जो के डैश है इसको एब्सोल्यूट परमेबिलिटी बोला जाता है, जो कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी म्यू बटे में गामा डब्ल्यू होता है। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होता है। के की यूनिट आपको पता ही है, इसकी यूनिट कई बार एग्जाम में आती है। के की यूनिट आपको पता ही है मीटर पर सेकेंड। म्यू की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। के की जो इकाई होती है वो क्या होती है, सॉरी ये गलत लिख दी, वापस से लिख रहा हूं यहाँ। देखिए के की इकाई जो होती है वो क्या होती है, वापस से मीटर पर सेकेंड। विस्कोसिटी की जो इकाई होती है विस्कोसिटी की, वो होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और यूनिट वेट की इकाई क्या होती है, न्यूटन पर मीटर क्यूब।
तो यहाँ से देखिए न्यूटन से न्यूटन कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, 1 मीटर बच गया, तो ऊपर क्या आ जाएगी मीटर स्क्वायर। तो याद रखोगे कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी की जो इकाई होती है वो बेसिकली क्या होती है, मीटर स्क्वायर, जो कि एरिया की इकाई के इक्विवेलेंट है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। इसका फायदा ये होता है कि ये जो है ये पानी से निर्भर नहीं करता, अर्थात टेम्परेचर वगैरह पर निर्भर नहीं करता, केवल और केवल किसकी प्रॉपर्टी है, सॉइल की प्रॉपर्टी है, सॉइल की प्रॉपर्टी है, एरिया की यूनिट है, ठीक है। और ये टेम्परेचर पर निर्भर बिल्कुल नहीं करती, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती, केवल और केवल सॉइल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। दूसरा एक और चीज है जो आपको आनी चाहिए, यहाँ पर एक और है, इसको सीजीएस में क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक और यूनिट है जिसको डार्सी भाई को सम्मान देने के लिए कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, वापस से बोल रहा हूं, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी की इकाई जो है वो डार्सी के नाम पे रख दी गई। एक डार्सी बराबर होता है 0.987 गुणा में 10⁻⁻8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक डार्सी जो है वो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी की इकाई है, जो कि तापमान पर निर्भर नहीं करता, केवल और केवल किसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की प्रॉपर्टी है, ना कि बहने वाले लिक्विड की प्रॉपर्टी है। के जो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी नहीं, परमेबिलिटी तो दोनों पर निर्भर करती है, जबकि एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इसकी यूनिट याद रखना डार्सी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पार्ट था क्विक रिवीजन का। इसके बाद अपन सेकंड पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे क्विक रिवीजन को, देन हमारे पास क्या चालू करेंगे, अपने पास कोफिशिएंट और वो क्वेश्चंस चालू करेंगे, ठीक है। जय हिंद, अगले लेक्चर मिलते हैं।